हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। अभी तक मैंने इसमें टोटल 20 क्लास ली हैं, ओके, और ये 21वीं क्लास है। मैंने बताया था टोटल 30 क्लासेस आपकी आएंगी, 30 क्लासेस के आसपास। उसमें आपका पूरा जो सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, ओके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 30 प्रश्न मैं लूँगा, ओके, आज, और 30 प्रश्न को मैं हल कराऊंगा, ओके। तो थोड़ा तेज़ी से हल करेंगे ताकि आपका समय भी बचे और आप क्वेश्चन भी तैयार कर लें आसानी से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 503 नंबर का। देखिए 502 नंबर तक मैंने करा दिया था। वर्ष 2010 में सॉरी वर्ष 2010 से कोपेनहेगन में किए गए वादे पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शन ए हैं 30%, बी हैं 40%, सी हैं 60% या डी हैं 20%। तो भारतीय जो केंद्र सरकार है इसने 20 से 25% कहा है कि हम अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करेंगे। 20 से 25%, ओके। तो यहाँ 20% आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण के साथ विकास जाना जाता है, यानी पर्यावरण के साथ जो विकास किया जाता है उस विकास को कौन सा विकास कहते हैं। नियोजित विकास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वैज्ञानिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी मित्र विकास। कौन सा विकास कहा जाता है? ऐसा विकास जो पर्यावरण के साथ किया जाए, मतलब पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखा जाए, उसको समृद्ध बनाए रखा जाए और विकास भी किया जाए, तो उसको बोलते हैं नियोजित विकास। ऑप्शन ए आपका सही होगा, नियोजित विकास, ओके। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। बहुत ही आसान है, तालाब। और ये कैसा पारितंत्र है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ओके, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें आपको वैसे ही पता होगा पहले से ही। मैं थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ ना ताकि आपका समय बचे, मेरा भी समय बचे। अगला प्रश्न है 505 नंबर का, कौन जीवीय कारक नहीं है, मतलब ऐसा कौन इसमें है ऑप्शन जिसमें जान नहीं होती, सजीव नहीं है, वो एक प्रकार से मृत है। तो देखिए पेड़ पौधे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी प्रस्तर। तो देखिए प्रस्तर क्या है इससे आपको लेना देना नहीं, आपको कैसे आंसर ढूंढना है ये देखना है। देखिए पेड़ पौधे ये जीवीय हैं, यानी इसमें जीव होता है, जंतु में भी जीव होता है, सूक्ष्म जीव में भी जीव होता है। तो तीनों तो हो नहीं सकते, तो चौथा होगा, ओके, ये जीवीय कारक नहीं। अब ये क्या है मुझे इससे लेना देना नहीं है, बट ये जीवीय कारक नहीं क्योंकि ये तीनों जीवीय कारक हैं, ओके। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, प्रस्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा वनस्पतियों पर। ऑप्शन ए, पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, यानी पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं बचेगी। ऑप्शन बी, वनस्पति सूख जाएगी। ऑप्शन सी, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी, यानी वनों में आग लगने की संभावना है। वनाग्नि का मतलब, 1 मिनट, ये क्या प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है चलिए। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ एक प्रकार से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कहाँ गया क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। कह रहा कि अगर पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाए तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वनस्पति विहीन हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि अगर पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा तो सारी वनस्पतियां सूख जाएंगी, ओके। तो इस प्रकार पृथ्वी क्या हो जाएगी, वनस्पति विहीन हो जाएगी। तो पहला सही, दूसरा सही। वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी, इसका मतलब ये है कि जंगलों में आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वनाग्नि का मतलब जंगलों में आग लगना, ओके। तो उपरोक्त सभी सही है आपका। फिर अगला प्रश्न है, किसी नदी की प्रदूषण स्तर की माप की जाती है कैसे। एटीपी, बीओडी, एसटीपी, डब्ल्यूपीएल। तो ये आप याद रखिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, बीओडी के द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, ओके। बीओडी का फुल फॉर्म आप गूगल पे सर्च कर लेना, मुझे इसमें मतलब थोड़ा सा दिमाग में है नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऐसे कुछ करके है, ओके।
तो मतलब ये देखा जाता है कि जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, क्योंकि जल किससे बनता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। तो अगर जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है तो हम कह देंगे कि प्रदूषण नहीं है। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी है जल में तो जल प्रदूषित हो जाता है। ओके, तो BOD आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 508 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत रखते हैं? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसमें मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, या इनको हरित गृह गैस कहते हैं। ओके, तो इसमें मीथेन यानी इसको कहीं कहीं लिखा होता है CH4, तो चाहे CH4 लिखा हो चाहे मीथेन लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। ये रासायनिक नाम है। ओके, रासायनिक सूत्र है, सॉरी रासायनिक सूत्र है। केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज़, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक, बताइए। तो भाई सरकार कहती है कि कागज़ के थैले यूज़ करो, इसका मतलब कागज़ हानिकारक नहीं है। धातुएं, ये तो हानिकारक हो ही नहीं सकती भाई, हानिकारक होती तो हम लोग इतना धातुओं का यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं सब कुछ, ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं। कपड़ा पहनते हैं, ये भी हानिकारक नहीं। अब भाई प्लास्टिक हानिकारक है। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्लास्टिक के मतलब उपयोग पर सरकार तमाम तरह के बैन लगाती है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही होगा, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? आपने तीसरी कक्षा में पढ़ा होगा, 21% है। इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा। ओके, पहला ही ऑप्शन सही होगा, आपको बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। 21% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है 78%, फिर उसके बाद आर्गन का स्थान आता है 0.9%, फिर अन्य गैसें आती हैं। ओके, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? यानी किसके कारण वायु प्रदूषण होता है, आपको ये बताना है। धुआं और कुहासा ऑप्शन ए, वाहनों से निकलने वाली गैस ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाला धुआं। आप यहाँ निकलेगा नहीं, निकलने वाला धुआं होगा, चारकोल से निकलने वाला धुआं। ओके, और डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही होगा? वायु प्रदूषण किससे होता है? उपरोक्त सभी से होता है, यानी कि जलती हुई लकड़ी, चारकोल, इससे जो धुआं निकलता है उससे होता है। वाहनों से निकलने वाली जो जहरीले गैसें होती हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और धुआं और कुहासा, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? समताप मंडल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही होगा, मध्य मंडल। ओके, मध्य मंडल, मान लीजिए पृथ्वी है तो मध्य मंडल 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर के बीच पाई जाती है मध्य मंडल। ओके, और ऊपर जाने पर इस मंडल में तापमान बढ़ता जाता है। तो सबसे ठंडी जो परत है मध्य मंडल है। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो तापमान आपका बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो भी बढ़ेगा, अगर बीच में रहेंगे तो कम रहेगा। ओके, तो सबसे ठंडी परत है मध्य मंडल। ऑप्शन सी आपका सही होगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण, यानी इसमें कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी मेढक। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रुक करके 10 सेकंड के लिए समझा देता हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब देखिए, एक तो होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटक। तो उत्पादक का मतलब जो भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, इनको उत्पादक बोलते हैं, हरे पेड़ पौधों को। ओके, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये सब उत्पादक हैं। अब जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो जीव जंतु, कोई भी जानवर है, अगर वो हरे पेड़ पौधों को खाता है यानी घास वगैरह खाता है, शाकाहारी, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक। और ऐसा जीव जंतु जो शाकाहारियों को खाता है उसको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि मांसाहारी। और जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को खा लेता है
उसको बोलते हैं सर्वाहारी। ओके, तो बेसिक यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पूछा प्राथमिक उपभोक्ता, तो उत्पादक तो हो गए पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों को कौन खाता है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है बताइए जो पेड़ पौधों को खाती है। पादप खाता है। अब पादप मतलब पेड़ पौधे, तो क्या पेड़ पौधों को ही खा लेते हैं, ये गलत होगा। शेर खाता है पेड़ पौधा, गलत। मेढक खाता है पेड़ पौधा, गलत। मेढक कीड़े मकोड़ों खाता है, पेड़ पौधा नहीं खाता। तो इसमें हिरन क्या करता है भाई, घास वगैरह खाता है, पत्तों को खाता है, शाकाहारी है। ओके, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर क्या है, शेर है द्वितीयक उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि शेर हिरन को खाता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। और पादप को कौन खाएगा, हिरन, और हिरन को कौन खा लेगा, शेर। और ये मेढक तो जलीय पारतंत्र का हिस्सा है, हालांकि इसको भी हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। क्यों, क्योंकि कीड़े मकोड़े घास को खाते हैं और कीड़े मकोड़ों को मेढक खा लेता है, तो ये मेढक मांसाहारी है, इसलिए ये द्वितीय उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता पूछा था तो आपको सीधे लगा देना हिरन पर, जो शाकाहारी होता है, जो जंतु, उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। विषाक्तता मतलब मानव के लिए जहर जैसा काम करती है। ओके, ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो देखिए, इसमें जो जहरीली धातु है वो सीसा है। अगर ये हमारे अंदर चला गया तो नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी ये जो जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, ये सब हमारे अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, हमारे शरीर में स्वयं पाए जाते हैं। सीसा थोड़ी सी मात्रा अगर पाई जाए तो बहुत खतरनाक होती है, तो इसलिए मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है, जहरीली है सीसा। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 30%। तो खाद्य जाल में 10% ऊर्जा का मतलब अपने भार में रूपांतरण करता है, अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है 10%। ओके, 10% ऊर्जा प्रत्येक उपभोक्ता ओके अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है। ये जब आप खाद्य जाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हैं, कौन कौन से। जीवीय, अजीवीय। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पादप और जंतु, ऑप्शन सी घास तथा पेड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 10 बार मैंने आपको पढ़ाया होगा। जैविक और अजैविक घटक, या जीवीय अजीवीय इसको बोल देते हैं। ओके, चाहे आप जैविक घटक अजैविक घटक बोलिए, चाहे जीवीय अजीवीय बोलिए। तो ये पारितंत्र के दो भाग हैं, दो घटक हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रथम श्रेणी शाकाहारी, द्वितीय श्रेणी मांसाहारी आपको ढूंढना है। ओके, ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा सही से। द्वितीय श्रेणी यानी मांसाहारी होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है। बकरी हो नहीं सकती क्योंकि ये शाकाहारी, घास वगैरह खाती है। हाथी भी नहीं हो सकता, ये भी शाकाहारी। अब दो चीज़ यहाँ पर फंसता है। ओके, दो चीज़ यहाँ पर फंसता है कि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है सांप या शेर। तो देखिए, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, घास फूस को खा लेते हैं, पत्तों को खाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हुए। सांप उनको खा लेता है। ओके, सांप किसको खा लेता है, कीड़े मकोड़ों को। तो इस प्रकार ये द्वितीयक उपभोक्ता है। तो यहाँ पर सांप आपका ऑप्शन सही होगा। मैं सांप को यहाँ पर सही करूँगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए मैं 1 मिनट, वैसे सांप यहाँ सही होगा, लेकिन यहाँ शेर भी फंस रहा है ना। ये जो शेर वाला मामला है, ऑप्शन तो इसमें बी ही दे रहा है, तो आप सांप को ही लगाइए। वास्तव में शेर भी कहीं ना कहीं द्वितीयक उपभोक्ता है। ओके, क्यों, क्योंकि मान लीजिए घास को बकरी खा गई तो बकरी शाकाहारी, और बकरी को कौन खा गया, शेर, तो शेर द्वितीयक उपभोक्ता होगा। तो यहाँ दोनों हैं, सांप और शेर दोनों, लेकिन आप सांप को लगाइए। इसमें ऑप्शन थोड़ा उसको शेर नहीं देना चाहिए था, एक ही ऑप्शन देना चाहिए था। ओके, तो सांप को आप लगाइए बेसिकली, क्योंकि सांप आपके इसमें दिया है। सही दोनों हैं,
लेकिन जो दिया है उसको हम लगाएंगे। अगर ये गलत होता तो बात अलग थी, लेकिन ये जानिए कि दोनों है। ओके, मैंने आपको समझा भी दिया, कीड़े मकोड़ों वाला समझाया, बकरी वाला भी समझा दिया। देखिए गाइड में बहुत सारे आंसर उल्टे सीधे दे देते हैं। अभी मैं आपको कई प्रश्न दिखाऊंगा और बहुत सारे प्रश्न मैंने दिखाए हैं कि आंसर गलत रहते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। ओके, अगला प्रश्न है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? सबसे पहले समझ लीजिए पूछ क्या रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में, आपके घर में भी होगा अगर आप बड़े आदमी होंगे। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े आदमी, अब भाई वो सारी चीज़ें साज सज्जा की चीज़ें बड़े घरों में ही होती है। तो आपने देखा होगा एक शीशे का जार रखा होता है, उसमें पानी रखा होता है, उसमें कुछ मछलियाँ थोड़े सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे मछलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में। तो उसको क्या बोलते हैं? ओके, वही पूछ रहा है कि घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? हर्बेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स, वीडियोकॉन। तो उसको एक्वेरियम बोला जाता है। ओके, आपने सुना होगा एक्वेरियम। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। घास के मैदान वाली बात कर रहा है। अब आपको जब वो घास के मैदान की सर्वोच्च उपभोक्ता यानी सबसे लास्ट में कौन आता है, तो देखिए सबसे पहले तो घास आता है जो कि उत्पादक है। तो घास को शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और फिर उसको तृतीयक उपभोक्ता ने खाया जो उच्च मांसाहारी होता है। ओके, तृतीयक उपभोक्ता मतलब उच्च मांसाहारी। फिर एक ऐसा उपभोक्ता आता है जिसको हम चतुर्थक उपभोक्ता बोलते हैं, जो शाकाहारी को भी खाता है, मांसाहारी को। बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो शाकाहारी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है? ओके, तो उसे सर्वाहारी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्वाहारी नहीं दिया है, तो हम उसके एक नीचे की कड़ी को ही मानेंगे। ये मांसाहारी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मैंने आपको समझाया कि भाई पहले तो उत्पादक हरे पेड़ पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर उसके बाद उच्च मांसाहारी, फिर उसके बाद सर्वाहारी। तो ये ना तो यहाँ उच्च मांसाहारी दिया है ना सर्वाहारी दिया है, तो ये मांसाहारी वाला आपका इस ऑप्शन में सही होगा, ऑप्शन बी। इस ऑप्शन के अनुसार ये सही होगा। ओके, अगर यहाँ कहीं सर्वाहारी दिया होता या उच्च मांसाहारी दिया होता तो हम उसको लगाते। अब चूँकि वो दो दिया ही नहीं, ओके, तो यही होगा इसमें। ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है ना। सर्वोच्च उपभोक्ता इनमें से कौन है पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा है। तो इनमें से मांसाहारी, क्योंकि शाकाहारी हो नहीं सकता, शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो ही नहीं सकते, तो मांसाहारी ऑप्शन बी सही होगा। ये सर्वोच्च कड़ी है। ओके, सर्वोच्च उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, तालाब एवं झील, 1 मिनट, तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास हैं? जलीय आवास, स्थलीय आवास, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर कौन नहीं जानता है बताइए? तालाब वैसे ही लगता है जलीय आवास है। ओके, ऑप्शन ए आपका सही होगा, जलीय आवास। अगला प्रश्न है, निम्न स्तर के जीवधारियों जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया, कवक होते हैं ये सब अपघटक हैं। और उत्पादक कौन है? हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता मैंने आपको बताया जीव जंतु। ओके, अब उसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी आ जाते हैं। जब सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी जीव जंतु मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अपघटक अपना काम शुरू करते हैं, उनको सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं। तो अपघटक बैक्टीरिया, कवक होते हैं। ओके, ऑप्शन सी सही होगा। डीडीटी क्या है? बेसिकली यहाँ पर आपसे डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या एक एंटीबायोटिक है, अनअपघटनीय प्रदूषक है, अपघटनीय उर्वरक है, या फिर ऑप्शन डी डाईक्लोरो डाईफ्लोरो टाइटेनियम है? तो देखिए डीडीटी यही है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो टाइटेनियम। ओके, एक डी से हो गया डाईक्लोरो, एक प्रकार से फुल फॉर्म उसने पूछा था। एक डी से डाईक्लोरो, एक डी से डाईफ्लोरो और टी से टाइटेनियम। ओके, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार के प्लास्टिक हैं? मतलब जो दैनिक जीवन में अत्यधिक पॉलीथीन का हम प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार के प्लास्टिक से बनी होती है? ओके, हम दैनिक जीवन में जो
पन्नी जिसे आप कहते हैं या थैली का यूज़ करते हैं तो किस प्रकार की प्लास्टिक से बनी होती है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी थर्मोसेटिंग, ऑप्शन डी थर्मोप्लास्टिक। आपको बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि लाइव है नहीं। तो थर्मोप्लास्टिक ऑप्शन डी आपका सही होगा। थर्मोप्लास्टिक याद रखिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्लास्टिक है। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों में गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है वह पदार्थ कौन सा है? पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे होता नहीं कि जब गैस कहीं लीक होता है या गैस खुला है, मान लीजिए आपके घर का सिलेंडर, तो गंध देने लगता है। तो गंध क्यों देता है? उसमें कौन, आपके सिलेंडर में गैस में कौन सी ऐसी गैस मिक्स कर दी जाती है कि इससे गंध देता है? ओके, वो गैस आपको बतानी है, उसका नाम बताना है। मेथिल एमाइड, ऑप्शन बी एथिलमाइड, ऑप्शन सी एथिल मरकैप्टन, ऑप्शन डी ब्यूटेनमाइड। तो एथिल मरकैप्टन है, ये आपके एलपीजी गैस में भरी जाती है, मिक्स की जाती है। अगर ये ना डाली जाए एथिल मरकैप्टन तो गैस लीक हो जाए, आपको पता भी ना चले क्योंकि गंध ही नहीं आएगी और फिर दुर्घटना हो सकती है। इसको जान के मिलाया जाता है एलपीजी में एथिल मरकैप्टन, ताकि कहीं अगर गैस लीक हो रही तो आपको बदबू करे, गंधाए, एक प्रकार से आए आप बोल दे रहे हैं गंधाए, ताकि आप जान जाएं कि हमारे घर का गैस खुला, आप उसको बंद कर दें। तो सुरक्षा के लिए एथिल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है एलपीजी में। अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जिसमें सल्फर होता है और सबसे हानिकारक गैस है सल्फर वाली? H2O। तो H2O में सल्फर होता ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। ओके, पहला ऑप्शन गलत। SF6 ये नहीं है, यस ये भी नहीं है, इसमें है सी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। देखिए वास्तव में SO2 इस तरह से लिखा जाता है, SO और 2, लेकिन अब मोबाइल में टाइपिंग करने में ऐसे ही लिख जाता है। ओके, तो लिखने से क्या मतलब है आपको समझना है, एग्ज़ाम में सही से आएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। SO2 है। ओके, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस। अगर हम ये पूछें कि सबसे जहरीली गैस कौन सी है, सल्फर वगैरह हटा दें, सिर्फ ये पूछें सबसे जहरीली सबसे हानिकारक गैस क्या है, तो CO है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको पढ़ाया है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन वो पूछ रहा है सल्फर युक्त, यानी जिसमें सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1994। तो कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? याद रखना ये हुआ था 1992 में, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ओके, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 3 जून से लेकर 14 जून तक। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 3 जून से लेकर 14 जून तक रियो डी जेनेरियो में हुआ था। मान लीजिए अगला प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो, आगे प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा, रियो डी जेनेरियो। ओके, आप समझ लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ओके, ऑप्शन ए है आपका 1992, ऑप्शन बी 94, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2002। तो कहाँ हुआ था बताइए? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था पूछ रहा है। ओके, डेट आपको बतानी है, तारीख बतानी है, वर्ष बतानी है। तो यहाँ तारीख दी नहीं, आपको सीधे वर्ष पूछा है मोटे मोटे तौर पर। तो 1 मिनट, यहाँ पर 1994 में नहीं होगा, 2002 होगा। ओके, 2002 आपका ऑप्शन सही होगा। ये 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के मध्य हुआ था, याद रखिए 26 सितंबर से लेकर 4 अगस्त, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा। असल में पूछ रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, मैं कंफ्यूज हो गया ना। तो कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। ओके, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जोहान्सबर्ग में हुआ था, 2002 में जोहान्सबर्ग में। और यहीं पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था 3 जून से लेकर 14 जून तक। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो
1992। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 10 वर्ष बाद। ओके, ये देखिए 92 में और ये यहाँ भी 2 है, तो 10 वर्ष बाद कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। आई होप अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मुझे कन्फ्यूज़न था। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी पूछ लिया जो मैंने आपसे भी पूछा है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क, क्योटो। तो प्रथम जो हुआ था वो तो रियो डी जेनेरियो में होता और द्वितीय होता जोहान्सबर्ग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पूछ रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ था, 2002 में हुआ था। ओके, मैंने अभी आपको बताया। फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन है जो एजेंडा 21 से संबंधित है? मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, +5 सम्मेलन। ओके, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये तो हो नहीं सकता, प्लस ये भी नहीं हो सकता मॉन्ट्रियल, ये तो ओजोन से है। तो यहाँ मान के चलिए जो आपका ऑप्शन रियो सही है। ओके, रियो सम्मेलन ये हुआ था एजेंडा 21, एक पर्यावरण विकास एवं एक मतलब पर्यावरण संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। ओके, 1992 में रियो डी जेनेरियो में, तो इसको रियो सम्मेलन कहा गया। ओके, तो ये बेसिकली जानिए एजेंडा 21 रियो सम्मेलन से संबंधित है, रियो सम्मेलन। क्योंकि मैं रुक इसलिए जाता हूँ क्योंकि ऑप्शन ना, जैसे मैं किताब भी लेकर बैठा रहता हूँ जिससे मैंने नोट्स वगैरह बनाया, तो गाइड भी होती है मेरे पास, तो गाइड में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए मुझे मिलाना पड़ता है ताकि आपको सही जानकारी दे पाऊँ। गाइड में बहुत आंसर इसके गलत है। ओके, इसका भी आंसर गलत दे रहा, वहाँ क्योटो प्रोटोकॉल दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने कहा दिखा देता हूँ, रियो सम्मेलन याद रखना। अगला प्रश्न है, 1 मिनट। वायुमंडल का ऊष्मा बजट, यहाँ उसमें लिखा है तो उसमें नहीं होता, ऊष्मा बजट होता है। वायुमंडल का ऊष्मा बजट सौर विकिरण ऊष्मा का कितने प्रतिशत होता है? 35%, 40%, 48%, 52%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, 48%। ओके, ऑप्शन सी सही होगा, 48%। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं भैया? स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। ऑप्शन इसमें ये तीनों गलत हैं। वायुमंडल में पाया नहीं जाएगा, जलमंडल में पाया नहीं जाएगा, अंतरिक्ष में पाया नहीं जाएगा। अंतरिक्ष में पेड़ पौधे एक को नहीं पाए जाएंगे, जलमंडल में हैं लेकिन वो जलीय होते हैं बहुत कम मात्रा में, वायुमंडल में तो पाएंगे ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्थल मंडल पर ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप उखाड़ फेंक देंगे एकदम, बहुत आसानी से करेंगे। ओके, तो ये मैंने आपसे कुछ प्रश्न लिए आज, लगभग 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।